कोई व्यक्ति अगर आईएएस के इम्तहान में पास हो जाए, आईएएस अधिकारी बन जाए, वरिष्ठ पदों पर काम करे, उसके बाद राजनीति में आए इस्तीफ़ा देकर, राजनीति में आने के बाद वित्त मंत्री बने देश का, विदेश मंत्री बने, और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो होती है, कैबिनेट की सर्वोच्च नीति निर्धारण वाली कमेटी होती है, उसका 6 साल तक लगातार सदस्य रहे, पार्टी का उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय महामंत्री रहे। और इस सब के बावजूद अगर उसकी महत्वाकांक्षा जो है वो तृप्त ना हो और वो हर समय पार्टी के खिलाफ, पार्टी के बारे में बोलता रहे, यहाँ तक तो गनीमत है। लेकिन विपक्ष के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के बाद अगर वो ऐसी बातें बोले जो मानसिक विकृति का जो है वो संदेश दें, वो इशारा करें, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? आप ठीक समझे हैं, मैं बात कर रहा हूँ यशवंत सिन्हा की, जो विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। वो जो बातें बोल रहे हैं उनको बड़े लंबे समय बाद एक मंच मिला है, राष्ट्रीय स्तर पर मंच मिला है। बड़े फ्रस्ट्रेशन में थे बहुत दिनों से, बहुत समय से, 1.5-2 साल ज़्यादा से ज़्यादा हुए होंगे जब उन्होंने ट्विटर छोड़ दिया था। ट्विटर पर वो कुछ बोलते थे, कुछ लिखते थे, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था। आखिर में फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने कहा कि मैं ये मंच छोड़ रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति को जिसको कोई पूछ नहीं रहा था, वो भटकते भटकते पहुंचा ममता बनर्जी के पास। ममता बनर्जी ने उनको अपनी पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया और ये कहा कि पार्टी का विस्तार करने के लिए आपका काम जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करना है। उन्होंने बिहार में करने की कोशिश की तो ममता बनर्जी ने कहा कि नहीं, वहाँ तो आरजेडी से हमारा संबंध है, वहाँ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में कहा अखिलेश यादव से हमारा संबंध है, झारखंड में कहा जेएमएम से हमारा संबंध है। तो उनको समझ में नहीं आया करें क्या, तो वो घर बैठे हुए थे। उम्मीद में थे कि शायद राज्यसभा में भेज देंगी ममता बनर्जी, नहीं भेजा। लेकिन राष्ट्रपति पद का, पहले भी मैं कह चुका हूँ, ये 4थे या 5वीं पसंद थे विपक्ष की। पहली पसंद शरद पवार थे, उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे, फिर गोपाल कृष्ण गांधी थे और एक कोई और सज्जन थे जिनका नाम सार्वजनिक नहीं हुआ उस तरह से। और उसके बाद जब ये चारों ने मना कर दिया तब यशवंत सिन्हा का नाम सामने आया। और यशवंत सिन्हा का नाम जिसने सबसे पहले चलाया, ममता बनर्जी, उन्होंने उस बैठक में, जो आखिरी बैठक औपचारिक रूप से जिसमें उनके नाम की घोषणा होनी थी, उसमें ममता बनर्जी नहीं आई। और उससे बड़ा नो कॉन्फिडेंस जो है यशवंत सिन्हा के बारे में उन्होंने दिया जब उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी पहले बता देती कि वो द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाने वाली है तो मैं उनका समर्थन करती। वो जो है आम राय की उम्मीदवार हो सकती थी, लेकिन अब मैं विपक्षी दलों के अनुशासन से बंधी हुई हूँ, इसलिए कोई और फैसला नहीं ले सकती। सीधा सीधा मतलब था कि मैं यशवंत सिन्हा को डंप करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन और उसके बाद जो पार्टियां शामिल हुई थी इस फैसले में, उनमें से भी हटती जा रही हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट वो पीछे हट गया, जेडीएस हट गया, उसके अलावा जेएमएम ने औपचारिक रूप से घोषणा कर दी कि द्रौपदी मुर्मू को, और याद रखिए कि जेएमएम झारखंड की पार्टी है जहां के रहने वाले हैं यशवंत सिन्हा, जहां से वो लोकसभा चुनाव जीते हुए। तो ऐसे में यशवंत सिन्हा और उसके अलावा जो पार्टियां बाहर की हैं, चाहे बीजेडी की बात कीजिए, चाहे वाईएसआरसीपी कांग्रेस की बात कीजिए, या उसके अलावा आप बीएसपी की बात कीजिए, जेडीएस की बात कीजिए, और ओम प्रकाश राजभर की भाजपा की बात कीजिए, ये सब पार्टियां यशवंत सिन्हा के खिलाफ हो गई। बोल क्या रहे हैं वो, जो इतने बड़े पदों पर रहा हो, जिससे उम्मीद है कि संविधान की बेसिक जानकारी उसको होगी। कह रहे हैं कि अगर मैं राष्ट्रपति चुन लिया गया तो मैं सीए को लागू नहीं होने दूंगा। भाई, कौन से संविधान के अनुसार, कौन से कानून के अनुसार? सीए का कानून संसद से पास हो चुका है, उससे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, केवल नियम बनाए जाने हैं लागू करने के लिए। आप कैसे रोक लेंगे? संविधान का कौन सा प्रावधान है जिसके जरिए आप ये काम कर सकते हैं? क्या आप सुपर प्राइम मिनिस्टर होने जा रहे हैं अगर
चुन लिए जाते, जिसकी पहले दिन से कोई संभावना नहीं है, लेकिन उसकी बात छोड़ देते हैं, तर्क के लिए मानते हैं कि अगर चुन लिए जाते तो कैसे रोक देंगे सीए को लागू होने से। वैसे भी राष्ट्रपति कुछ नहीं रोक सकता। राष्ट्रपति कोई भी विधेयक अगर संसद से पास होकर आता है तो उसको एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को लौटा सकता है। दूसरी बार अगर मंत्रिमंडल वही सिफारिश करता है तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य है। ये सीधी सी बात हम जैसे पत्रकार लोग जानते हैं, जो पॉलिटिकल इवेंट्स को कवर करते हैं, जो संविधान विशेषज्ञ नहीं हैं, कानून विशेषज्ञ नहीं हैं, कोई बड़े वकील नहीं है, जज नहीं है, जो सामान्य व्यक्ति है, जिसके पास थोड़ी कॉमन सेंस है, जो थोड़ा करंट अफेयर्स के बारे में जानता है, वो भी ये बात जानता है। लेकिन यशवंत सिन्हा कैसे बोल रहे हैं? दूसरी बात जो उन्होंने कही वो और आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुझे हराने के लिए विपक्षी दलों के विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है, वो ऑपरेशन कमल चला रही है। मतलब अब इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या हो सकती है? ये कोई ऐसा व्यक्ति कह सकता है जिसके दिमाग में कोई केमिकल लोचा हो, वही बोल सकता है। यशवंत सिन्हा के साथ ऐसा कुछ हो गया है। अचानक उनको एक राष्ट्रीय मंच मिल गया है, उसका असर उनके दिमाग पर पड़ गया है, ऐसा लगता है। क्योंकि वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, सामान्य कोई व्यक्ति, सामान्य समझ का, कॉमन सेंस वाला कोई व्यक्ति नहीं करेगा। ऑपरेशन कमल को उन्होंने अब मतलब देखिए, वो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर गालियां देते रहे हैं लोगों को। ऐसा व्यक्ति देश का राष्ट्रपति कैसे हो सकता है? राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भी कैसे हो सकता है? और उन्होंने यही काम किया ऑपरेशन कमल को लेकर। कहा कि ये ऑपरेशन कमल नहीं, ये ऑपरेशन मल है। तो आप इससे समझ लीजिए कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है। अब उनसे एक सवाल कोई पूछे कि बीजेपी का ये जो की रणनीति ऑपरेशन कमल की थी, इसकी शुरुआत हुई 2018 में कर्नाटक से, जब जेडीएस और कांग्रेस के कुछ विधायकों को इस्तीफा दिलाकर और फिर उपचुनाव के जरिए उनको जिताकर लाकर सरकार को बहुमत दिलाया गया था। उस समय यशवंत सिन्हा भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, पार्टी में थे। कभी उन्होंने पार्टी के फोरम या पार्टी के बाहर इस पर एतराज़ जताया क्या? फिर आज क्यों एतराज़ है? पार्टी में वो उसके बाद कई साल तक रहे, क्यों नहीं बोले? अगर उनको लगता था कि ये गलत तरीका है, ये संवैधानिक नहीं है, ये कानूनी नहीं है, ये नैतिक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसके खिलाफ कभी तो बोलते। तो अब चूंकि हारना है, उनको पता है कि हार तय है उनकी। जिन लोगों ने उनको खड़ा किया है वो भी नहीं जिताना चाहते, मन से वो भी नहीं चाहते हैं कि जो है उनका समर्थन करें। लेकिन अब चूंकि उनको औपचारिक रूप से उम्मीदवार बना चुके हैं, इसलिए पीछे हट नहीं सकते, इसलिए मजबूरी में साथ हैं जो अभी तक साथ बने हुए हैं। तो यशवंत सिन्हा जिस तरह की बात कर रहे हैं, ये एक बड़ी बीमारी का लक्षण है। हमारे समाज में, हमारे खास तौर से राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग बड़े पद पर जाते हैं, वो अपनी महत्वाकांक्षा, देखिए राजनीति में महत्वाकांक्षा होना कोई बुरी बात नहीं है, उसमें कोई बुराई नहीं है, हर व्यक्ति में होती है और होना भी चाहिए। आदमी की तरक्की ही उसी से होती है। अगर महत्वाकांक्षा नहीं है तो आप आगे बढ़ेंगे नहीं। लेकिन महत्वाकांक्षा हो या कोई भी चीज़ हो, उसकी एक सीमा होती है, उसका एक दायरा होता है कि बस इसके बाद नहीं। और यशवंत सिन्हा के लिए ऐसी कोई सीमा नहीं है। उनकी महत्वाकांक्षा है कि संतुष्ट ही नहीं होती। 2014 में उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिला दिया, ये कह के कि मैं जब ये इस लोकसभा का कार्यकाल पूरा होगा तब 80 के ऊपर का हो जाऊंगा, इस उम्र में क्या करूंगा, नए लोगों को आना चाहिए। बेटे को टिकट मिल गया, फिर बेटे को मंत्री बनवा दिया। बेटा मंत्री बन गया तो उसके बाद उनको अपने लिए भी पद चाहिए। ब्रिक्स बैंक जो है उसके चेयरमैन बनना चाहते थे, नहीं बनाया मोदी ने। उसके बाद से उनको बड़ी उम्मीद थी उस समय 14 में कि उनको वित्त मंत्री बनाया जाएगा, नहीं बनाया गया। लेकिन उसके बाद से पद के लिए जो है भटकते रहे। जब नहीं मिला तो फिर गालियां देना शुरू किया। गाली देने से भी बात नहीं बनी तो फिर आखिर में पार्टी छोड़कर चले गए। पार्टी ने कुछ नहीं बोला, जितनी गालियां दी किसी एक का जवाब नहीं दिया। आज फिर वही काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति पद के विपक्ष के उम्मीदवार बनने के बाद वो सिर्फ बीजेपी को गाली देने का काम कर रहे हैं, बीजेपी से बदला लेने का काम कर रहे हैं, इस मंच का दुरुपयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को
अब भी समय है, सोचना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को उन्होंने उम्मीदवार बनाकर क्या जनतंत्र के लिए अच्छा किया, क्या राजनीतिक दलों की साख के लिए, उनकी छवि के लिए कुछ अच्छा किया। इस पर जरूर विचार होना चाहिए। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।